नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, एमसीडी की ये कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमसीडी की ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। उधर जमीयत उलेमा-ए हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना बुलडोजर नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं के मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमपी के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जहां तक कि जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की गई। पता चल रही है कि दंगाइयों का सबसे बड़ा भाईजान कौन हो सकता है। इसीलिए कभी आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो कभी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ओवैसी भाईजान का डेलीगेशन वहां पर पहुंच जाता है। पर सवाल सिर्फ इतना है कि बार बार दंगाइयों की, आतंकवादियों की पैरवी केवल और केवल वोट बैंक के नाम पर क्यों की जाती है। और यही लोग जो करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आज भी जो मुख्य आरोपी मतलूब फरार है, तो ये डेलीगेशन वहां पर कभी नहीं पहुंच पाता। ये वही दोहरे मापदंड दिखाता है कि पत्थर चलाना तो सेकुलर है, पर बुलडोजर सांप्रदायिक हो गया। इमारत अवैध रूप से खड़ी करना, अतिक्रमण करना तो सेकुलर है, परंतु उसको हटाना सांप्रदायिक हो गया। दंगे करना तो सेकुलर है, परंतु दंगाइयों पर खरगोन से लेकर खंबाट तक और जहांगीरपुरी में कार्रवाई हो तो वो सांप्रदायिक कहलाता है। राहुल गांधी ने कहा कि बंद होना चाहिए। देखिए, नफरत के बुलडोजर की बात करने वाले राहुल गांधी को सबसे पहले तो बुलडोजर अपने दोहरे मापदंड की इमारत पर चलाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों का गला घोटा जा रहा है। सबसे पहले और आखिरी बार अगर संविधान का गला घोटा गया तो वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा था, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और हमारे जो भी अधिकार है उनके गले को दबाने का काम किया था। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग की वो बात करते हैं, तो इस देश में स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज तब हुई जब 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ। दिल्ली की जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए जो सरकार ने कार्यवाही की, हम उसका स्वागत करते हैं। इस कार्यवाही का विस्तार होना चाहिए था। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या मिलकर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, हिंदू समाज की जान माल को खतरा निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा निर्माण करते हैं। जैसे ही यह कार्यवाही शुरू हुई, वही हुआ जिसकी आशंका थी। सारा सेकुलर ब्रिगेड, मुस्लिम नेता, सेकुलर माफिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, सब इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। जो अवैध अतिक्रमण टूटे उसमें हिंदुओं के भी थे। किसी हिंदू संगठन ने उसका विरोध नहीं किया। फिर क्यों ओवैसी, राहुल गांधी समेत सारा का सारा सेकुलर माफिया उनके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। उन्हें विचार करना चाहिए। एक ने भी इन हमलों का विरोध किया? हर्षा की हत्या का विरोध किसी ने किया क्या? पुलिस अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, निरपराध शांति प्रिय शोभा यात्रा में चलने वाले हिंदुओं पर हमले किए गए, किसी ने भी उनकी आलोचना की? जमीयत उलेमा कोर्ट में जाती है, स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने आदेश दिया, हम सम्मान करते हैं। लेकिन यह वही लीडरशिप है जिन्होंने हिजाब के ऊपर न्यायपालिका का निर्णय आते ही उनको जान से मारने की धमकियां दी। यह वही लीडरशिप है जो CAA पर न्यायपालिका के निर्णय आने पर न्यायपालिका का अपमान करते हैं। अफजल गुरु जैसे आतंकी को फांसी देने वाले जज को
क्यों सुरक्षा देनी पड़ती है? कुछ लोग हैं देश की राजनीति में जो बात तो करते हैं गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों की, लेकिन जब गरीबों पर और दलितों पर हमले उन्हीं के अल्पसंख्यक करते हैं और मस्जिद से झुंड में करते हैं, सुनियोजित तरीके से हथियार के साथ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी घायल कर देते हैं, दर्जनों लोगों को हताहत कर देते हैं, तब ये सब किसी न किसी बिल में घुस जाते हैं। बिल्कुल शांत चित्त होकर के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जैसे ही उन आतंकियों और उन कथित अल्पसंख्यकों जो कि बहुसंख्यकों पर प्रहार करते हैं रेगुलरली, जब उनके घर तोड़े जाते हैं, या यूं कहूं कि जो लोग अभी ईंटें पत्थर फेंक रहे थे, जब वो अपने घर के मकान के ईंट पत्थर ढूंढने लग जाते हैं, तब ये सब बिलबिला जाते हैं। चाहे वो हैदराबादी नवाब हों या फिर वो इटालियन पुत्र हों या फिर तीसरे वो लाल टोपी वाले हों जिसके अंदर वो गोल जालीदार टोपी छुपी हुई है। ये एक ही पार्टी के गर्भ से जन्मी ही बहुत सारी पार्टियां हैं जो देश को घुन की तरह खा रही हैं। जब हिंदुओं पर हमले होते हैं, जब तिरंगे पर हमले होते हैं, जब हनुमान जी पर पत्थर चल रहे होते हैं, जब भगवा पर पत्थर चल रहे होते हैं देश की राजधानी के अंदर, तब इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन जब आतंकियों पर बुलडोजर चलता है तो सारे के सारे लेकर के जहांगीरपुर भी पहुंच जाते हैं और इधर उधर भी पहुंच जाते हैं। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कितना बुरी तरह से इन्होंने समय बर्बाद किया और उसको धकेया धमकाया, वही लोग आतंकियों के पैरोकार भी बनते। अब चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीके ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनु रंजनी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई अतिक्रमण को लेकर और बुलडोजर की कार्रवाई जो कुछ भी जहांगीरपुरी में की गई है, स्टे लगा दिया गया है सर, यानी कि अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी, तब तक आप किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब बात यह है कि बहस के दौरान लगातार ये बात कही जा रही थी कि आप लोग एक समुदाय को टारगेट करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश की जो विडंबना है वो समझने की कोशिश कर रही है और जो राजनीतिक पार्टियों ने बना रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को ये स्पष्ट जरूर करना चाहूंगा कि बुलडोजर जो आज भारतीय राजनीतिक में एक बहुत चर्चा का विषय है, ये बुलडोजर को किस रूप में देखना है। अगर आप बुलडोजर को राजनीतिक शुद्धिकरण और कानून व्यवस्था को निष्पक्ष कायम करने की दृष्टि से देखेंगे तो ये बुलडोजर आपको सकारात्मक दिखेगा। अगर यही बुलडोजर को अगर आप एक विशेष समुदाय के ऊपर टारगेटेड देखेंगे और आप उस वक्त इस चीज को पक्ष और विपक्ष की बातें ना कर पाकर जब निष्पक्षता पे आप नहीं पहुंचेंगे, तब आपको ये लगेगा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मसला जाता है वो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ा चर्चा का विषय है, वहां हिंदुओं के भी घर तोड़े गए हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है। कल जो दृश्य देखा जा रहा था मीडिया के माध्यम से, उसमें वो हिंदुओं के भी घर टूट रहे थे, हिंदू भी रो रहे थे। आप एक मुसलमान को ही क्यों हर वक्त चर्चा का विषय बनाते हैं और उनके लिए जो संवेदना जो जगती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये चीज पूछा भी है कपिल सिब्बल जी से, क्योंकि ये जो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र होता है, ये देश की आजादी में जरूर रही थी, लेकिन देश को आजादी होने के बाद जो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, ये बड़ा ही मार्केबल बात है, इसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने शायद भविष्य को परिस्थितियों को भांपते हुए इस बात को कही थी कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। आज देखिए, आज जो कांग्रेस का जो चरित्र है, या कांग्रेस की हार की समीक्षा भी अगर कर लें, या हैदराबादी नवाब की बात कर ले, या फिर अन्य जो जालीदार टोपी पहनकर जो भ्रम की राजनीति करते हैं, उन सबकी बात कर लें, हिंदुओं का देश जो बहुमात्रा में आपके देश के अंदर है, उसके ऊपर आप पथराव करते हैं और आप एक विशेष धर्म को सपोर्ट करते हैं। और हिंदुओं की जो मौत होती है, हिंदुओं के ऊपर जब गोली चलती है, उस समय तो कोई ट्वीट नहीं आता है, उस समय तो कोई संवेदना कोई प्रकट नहीं करता, उस समय तो ये हैदराबादी नवाब यहां तक नहीं कहते हैं
कि ये गलत हो रहा है, इस तरह के चीजों से बचना चाहिए। सब के सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कपिल सिब्बल से ये भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि इस चीजों को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बात कहा जिसके ऊपर मार्क करने की आवश्यकता है। वो ये कहा गया कि पूरे देश के अंदर बुलडोजर से ही अतिक्रमण हटाया जा सकता है। ये हम रोक नहीं सकते हैं, इसको भी स्पष्ट किया, लेकिन लगाम थोड़ी देर के लिए जरूर लगाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो जहांगीरपुर का जो मसला है वो पिछले साल हाईकोर्ट के अंदर भी गया था, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे अतिक्रमण खाली करने के लिए। तो अगर बिंदुवार तरीके से अगर हम बात करें, और खास करके वो बिंदी गैंग जो ऑर्डर लेकर पहुंच गई और उनको एक बार भी ये संवेदना नहीं आया कि वहां हिंदू भी मारे गए थे, हिंदुओं का भी घर टूटा है, जितने आक्रामक रूप से वो राजनीतिक स्तर आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, ये दिखता है। और ये समझ में आता है कि क्यों ये सारे सवाल ही उस जवाब देते हैं कि क्यों कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए था। और मैं बड़ा फख्र के साथ आप बोलता हूं, खत्म करने की बात कर रहे हैं राहुल आनंद जी, तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां अब अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बताने पर आ गई है ना। वो तो साफ कह रहे हैं जैसे कांग्रेस 2 राज्यों में, वैसे हम भी 2 राज्यों में हैं, तो इस हिसाब से तो हम भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुए। अब आपको देश की सबसे पुरानी पार्टी चाहिए या आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी जगह से निकलकर अब अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बता रही है, वो पार्टी अपने विपक्ष में चाहिए? पल्लवी जी, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, आप जवाब दे दीजिए सर, और थोड़ा जल्दी दीजिएगा, मुझे अन्य मेहमानों का भी रुख करना है। जल्दी देखिए, राजनीतिक में, लोकतंत्र में राजनीति होती रहनी चाहिए, लेकिन राजनीति की जो दृष्टि होनी चाहिए वो सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। जब केजरीवाल जी ने दिल्ली की सत्ता को संभाला था तो सब लोगों ने खुलकर स्वागत किया था और हमने भी उनका स्वागत किया था कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकता है। लेकिन जब एक बार सत्ता में आने के बाद, जो सत्ता के आसन में जब लिप्त होने के बाद लगातार उनके पार्टी के लोगों के द्वारा जो हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो निश्चय ही मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार का विपक्ष हमारे साथ नहीं होना चाहिए, जो एक विशेष समुदाय की राजनीति करता हो। आप चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात कर ले, जब ट्रंप का दौरा हमारे देश में हुआ था तो उस समय इन्हीं के पार्टी के लोग संलिप्त थे और इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई तक करना उचित नहीं समझा, और यहां तक कि एक ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक जा रही थी। इसलिए मैं कहूंगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर विपक्ष राजनीति करता है तो सदन के अंदर विपक्ष की आत्मा विराजमान करती है और समय समय पे सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। अनुरंजनी जी, अब मैम मेरा सीधा सा सवाल है, बुलडोजर के जरिए 2024 की राह तैयार की जा रही है। अनुरंजनी जी, आवाज मिल रही है आपको? मैम मेरा सवाल ये है कि क्या बुलडोजर के जरिए अब सरकार जो है 2024 की राह तैयार कर रही है, क्योंकि यूपी से निकला बुलडोजर पहले खरगोन पहुंचता है और वहां से जहांगीरपुरी तक आ जाता है। अलग अलग राज्यों में अब इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। अनुरंजनी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लीजिए। सीके ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मैम, ठीक है ना, ओके ठीक है। मेरा सवाल आपने सुना अनुरंजनी जी, या मुझे रिपीट करना है? जी एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि क्या बुलडोजर के जरिए सरकार जो है 2024 की राह तैयार कर रही है? यूपी से निकला बुलडोजर पहले खरगोन जाता है, उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रवेश कर जाता है। अलग अलग राज्यों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब ये एक नेशनल इशू बनता जा रहा है। ऐसा है मैम, पूरी इंडिया की बात नहीं है। आप एग्जांपल देखिए, इन लोगों ने, सामने वालों ने, जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है पत्थर मारना। 2014 से लेके आज तक हम लोगों ने देखा, कश्मीर से स्टार्ट हुआ, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह इन लोगों ने एक ट्रेंड चलाया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए
ताकि एक मिसाल बने और आगे करने से पहले, ऐसा दंगा करने से पहले, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने से पहले एक मिसाल कायम हो, वो 1000 बार सोचे कि हाँ हमने ये गलत किया है। हमारा एम ये नहीं है कि हम इनको नुकसान पहुंचाइए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। तो जो ये पत्थरबाज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कौम के हैं, ये कह देना कितना ठीक है, जब हम ये बात मान ही रहे हैं कि उग्रवादियों और आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं है। मैम ऐसा नहीं है कि हाँ किसी, कल आपने जहांगीर पुरी इसमें देखा होगा डेमोलिशन जिसमें हुई है, एक गुप्ता जूस कॉर्नर है, एक सुमन झाजी है, इनका भी मकान टूटा है, पर न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया पे इन लोगों की न्यूज क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या वो एक समुदाय विशेष के हैं? सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? ठाकुर साहब, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सर सीके ठाकुर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब ऐसा है राहुल आनंद जी, बात ऐसी है कि आप लोगों पर ये आरोप जो लगता रहा है कि आप कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करते ही नहीं हैं, वो आरोप अब और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, यानी कि कट्टर हिंदुत्व की छवि भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। आपको लग रहा है कि इस छवि के जरिए आप सालों साल तक इस देश पर राज कर पाएंगे? देखिए पल्लवी जी, जहां तक कानून व्यवस्था को कायम करने की बात है, तो कभी भी शासन को और प्रशासन को सख्ती के साथ ही कानून का पालन कराया जा सकता है। अगर कोई हमें ये कहता है कि हम पे एक हिंदुत्व का धब्बा लग रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे देश के नहीं, हिंदुत्व का धब्बा नहीं बोल सकते सर, हिंदुत्व कोई धब्बा नहीं है, तो आप ये ना कहें कि हिंदुत्व का धब्बा लग रहा है, लेकिन छवि हो रही है। मैं आपकी बात में कह रहा हूँ कि जब भी हमारे देश के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, चाहे आंतरिक मामलों को लेकर, अगर कोई भी कटाक्ष, कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा जिससे हमारी देश के आपसी सौहार्द और भाईचारा और समाज का आपसी भाईचारा को अगर खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो ये बुलडोजर चलेंगे। और ये एक, मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि कुछ देर पहले जो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का जो बयान सुन रहा था, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि सेकुलरिज्म ये जरूर है पत्थर फेंको, सेकुलरिज्म ये जरूर है कि काफिरों को मारो, सेकुलरिज्म ये जरूर है कि घरों को जला दो, सेकुलरिज्म ये जरूर है कि लोगों को परेशान करो, लेकिन जब उसके ऊपर कानून का डंडा चलता है तो एक विशेष समुदाय की तरह जोड़कर देखा जाता है। मैं एक चीज जरा पूछना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर अगर राम जी को नहीं याद किया जाएगा, हमारे देश के अंदर अगर हनुमान जी की आराधना नहीं की जाएगी, हमारे देश के अंदर अगर गुरु नानक की आराधना नहीं की जाएगी, और अगर क्रिश्चियन की आराधना नहीं की जाएगी, तो फिर हमारे देश के अंदर आराधना किसकी जाएगी? एक सबसे पहला सवाल उठता है। दूसरा ये उठता है कि हमने तो कहा मुस्लिम के ऊपर कभी कोई पत्थर नहीं चलाया। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक प्रवक्ता होने के नाते भी मैं आपसे ये कहता हूं कि हम भी इफ्तिखार पार्टी देते हैं। हम भी अलीगढ़ में ऐसी एक घटना सामने आई राहुल आनंद जी, जहां पर मस्जिद पर पत्थर फेंके गए। सर, अलीगढ़ से ऐसी घटना सामने आई है मस्जिद पर पत्थर फेंकने की, और उस बीच इतना तनाव का माहौल हो गया कि वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन लगाना पड़ा, धारा 144 लागू करनी पड़ी। देखिए, मैं इस पे आप थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर कि ऐसी जो भी घटना जो घटती है, जो हमारे समाज के अंदर होती है, इसको पहली बात तो घटनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो आप उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रही हैं, तो आपने देखा अगर कहीं से भी कोई भी गलती हुई, क्या वहां दंगा प्रसाद हुआ? ये शासन की कड़ाई की वजह से कोई जो घटना घट सकती थी, उस घटना को रोका जा सका। मैं इसी पे केंद्र बिंदु पर मैं बहस चाहता हूं कि हम जब अल्लाह को याद करें, या हम अपने ईश्वर को याद करें, या हम गुरु नानक को याद करें, या हम किसी अन्य धर्म के भी देवता को याद करें, तो ऐसा कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि दूसरे पे पथराव करो, जबकि हर कोई ये चाहता है कि हम अगर ईश्वर को और अल्लाह को याद कर रहे हैं तो हम एक अच्छे बनने की प्रतिक्रिया में शामिल हैं। तो जो इस्लाम धर्म को भी जो बदनाम किया जा रहा है, मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म को जो बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, जो साजिशें रची जा रही है, वो इनकी ही द्वारा रची जा रही है पल्लवी जी, और ये लोग उसमें भागीदारी हैं। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए उन बच्चों के हाथ में पत्थर, ये कहां तक जायज है? कश्मीर को कंट्रोल किया तो दिल्ली को बना दिया। अगर यही दौरा
अगर करना था सारी राजनीतिक पार्टियों को और वो बिंदी गैंग को भी, तो फिर वो क्यों नहीं जाती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर? क्योंकि वहां अपनापन नजर आता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता है, वहां का शासन व्यवस्था लचर है, वहां भी दिखानी चाहिए ना। तब मैं कहता, और मैं बार बार इस चीज को जो स्पष्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि कानून का डंडा हिंदू के घर पे भी चलेगा, कानून का डंडा उसके घर पे चलेगा जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में सहयोग करेंगे। तो जो दिल्ली के अंदर जो गुप्ता जी का घर टूटा, जो दिल्ली के अंदर वो झा जी का घर टूटा, जो दिल्ली के अंदर अन्य परिवारों का भी जो घर टूटा, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? वो तो टीवी पे दिखाया जा रहा था। उनके तो और लीगल मैं सेल इस भी तोड़ बात दिए को सर। कल ही जिन गुप्ता जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उनकी दुकान लीगल थी, उन्होंने पेपर भी दिखाए, लेकिन उसके बाद भी तोड़ दिया गया। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार देगी उन्हें मुआवजा या उनकी दुकान कहीं और जाकर बसाएगी? देखिए, वो जो बातें कह रहे थे गुप्ता जी कि मेरे घर को तोड़ दिया गया, दुकान और मुझे खेद है, लेकिन माफ कीजिएगा, दुकान, मुझे खेद है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कागज कागज अगर कोई भी कागजात दिखाएगा तो क्या एमसीडी के लोग पढ़े लिखे नहीं है? अगर उन्होंने गलती किया तो उनपे कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं यहाँ बस इतना केंद्र पे लाना चाहता हूँ कि जिस मस्जिद का दरवाजा, आ रही हूँ अनुरंजन जी। जिस मस्जिद को नाले के ऊपर अतिक्रमण कर कर बना दिया गया था, आपने देखा जब वो बुलडोजर चल रहा था तो मस्जिद का एक ईंट भी हिला। हाँ, मस्जिद का वो स्थान जो अतिक्रमण नाले के ऊपर करके बनाया गया था, उसकी दीवारें जरूर टूटी हैं। तो मैं इस चीज को कहूंगा, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल हैं और जो समाज के अंदर एक द्वेष पैदा करना चाहते हैं, मैं अभी भी इस बात को कहता हूं, ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना अल्पसंख्यकों का है, उतना सिखों का है, उतना अन्य धर्म के लोगों का भी है। क्योंकि जब हम 140 करोड़ की बात करते हैं तो उसमें सारे लोग आते हैं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको निकालने के लिए तो जो रोहिंग्या हैं उनको तो निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दे रखा है। तो जब निकालने की बात की जाएगी और जब कार्रवाई की जाएगी, दर्द होगा तो उसको बर्दाश्त भी करना होगा, चलिए, उसको बिल्कुल बर्दाश्त करना होगा। जो लोग पैरविकार हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उन लोगों को भी इस देश में रहने दिया जाए, क्यों रहने दिया जाए? हिंदू को पाकिस्तान में रहने देते हैं क्या? हिंदू को बांग्लादेश में रहने देते हैं क्या? नहीं रहने देते हैं। इसलिए जब सवाल उठेगा राजधर्म निभाने का, तो तो एनआरसी को हम ठंडे हर वो बस्ते में चीज क्यों करेंगे डाल रखा संविधान के है? अंदर। राहुल आनंद जी, करिए ना लागू। आपको किस बात का डर है? सीएए और एनआरसी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप? आपका जवाब लूंगी मैं। अनुरंजनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार फिर मैं लेती हूँ सर आपका जवाब, बताइए। जी मैम, सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, जिस घर का मुखिया ही निकम्मा हो, आप उस घर से उम्मीद क्या करोगे? आपको ये दिल्ली में जो स्टार्टिंग में दंगे हुए थे, तब से लेके आज तक हम लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे दिल्ली के हैं, केजरीवाल जी, उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किए है। आप मुझे एक स्टेप बता दो कि इन्होंने हिंदू धर्म के लिए किया हो। इन्होंने किया क्या है? रोहिंग्याओं को बसाया है, फ्री शराब की ठेके खोले हैं, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके। आपको क्या लग रहा है ये नॉर्मल? उसने जो किया है अंसार ने, हमने हर किसी ने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज को। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना, उसके अंदर डर होता है, भय होता है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? वो पुष्पा का स्टाइल, किलर का वो करते हुए निकल रहा है। आपको इतना वो छोटा आदमी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से शाह मिल रही है। शाहीन बाग छोटा सा वहां बना था, इसको बड़ा बनाया गया। किसने बनाया? आज जब रामनवमी पे या फिर हनुमान जन्मोत्सव पे पथराव होता है, तो फिर कहाँ चले जाते हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री? किस ठंडे बस्ते में घुस जाते हैं? और जब सिर्फ इंक्रोचमेंट के ऊपर जब एमसीडी जाती है कार्रवाई करने, तो यही नहीं, इनके जितने हैं ना नेता लोग, सारे आके मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि इन्होंने ठीकरा फोड़ने के अलावा कभी कुछ किया नहीं। किया, एक काम किया है, इन रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को बसाया है और इनको फ्री शराब दी है, फ्री बिजली दी है, फ्री खाना दिया है, और इनको बोला है कि हाँ आओ, दंगों में शामिल हो, प्रोटेस्ट में शामिल हो, इनको फंडिंग करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि जब कभी भी ऐसे, वो खुल के बोलते भी है ना मैम कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, लेकिन स्वीट आतंकवादी हूँ। अरे आतंकवादी कोई खाने की चीज है क्या? उसका टेस्ट होता है क्या? और जिस दिन इसने ये स्टेटमेंट दी ना मुख्यमंत्री दिन, उसी दिन इनको पकड़ के जेल के पीछे देना चाहिए कि जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, तो तू जा जेल के पीछे। और जिस दिन ये जेल के पीछे गया, दिल्ली में दंगे होने बंद हो जाएंगे।
वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह के घर पर और भाजपा के मुख्यालय पर आप बुलडोजर चला दीजिए उसी दिन दिल्ली में और पूरे देश में दंगे होने बंद हो जाएंगे। तो फिर क्या अब इस कार्रवाई पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए? लूंगी मैं अनुरंजनी जी आपका जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे वो भेज दीजिए स्टॉक सीके ठाकुर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी पहुंच रही है, व्हाट्सएप खाली कर दीजिए। ठीक है। सीके ठाकुर जी, मेरा सवाल यह है कि कपिल सिब्बल को ऐसा क्यों लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है या किसी समुदाय विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि खरगोन में जो कार्रवाई की गई थी वहां पर साफ तौर पर देखा कि कितने हिंदुओं के घर भी टूटे, और जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई वहां पर हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी गई। जी देखिए, पल्लवी जी, कपिल सिब्बल जी जो कह रहे हैं, चूंकि दो चार घर हिंदू मुस्लिम ये सब उनका घर टूटे, उनका घर टूटे, ठीक है, उनका कहना भी ठीक है कि जाति विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 4 घर हिंदू का टूटता है तो 20 घर मुसलमान का टूटता है, मतलब ये सब मुद्दा ही नहीं है। कपिल सिब्बल जी से मेरा भिन्न है। मैं कुछ अलग बातें रखना चाहता हूँ कि देश में अभी जितने महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ये सारे मुद्दों को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो 5 अभी जितने राज्यों में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ से लेकर अन्य कई राज्यों में चुनाव होना है, उसकी तैयारी है, 2024 की तैयारी है। ये सब जगह बुलडोजर से लेकर के मंदिर मस्जिद का हमला करवा करके अंतर्राष्ट्रीय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ये अमेरिका जैसा हम इस देश को बुलंद करना चाहेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति को, लेकिन यहाँ की स्थिति ही वैसी नहीं है, यहाँ का पॉपुलेशन वैसा नहीं है कि अमेरिका बन पाएगा ये भारत। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जितने गरीब है वो मर जाएंगे और अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। ये सब सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए सारी बातों को ये लोग करवा रहे हैं कि कहीं हमला हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। और मैंने पहले भी कहा कि इसमें कानून को निपटने की जरूरत है। जो हिंदू है, वो जो मुसलमान है, दोनों अपने अपने धर्म पे अड़े रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कभी यहाँ पे पचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कानून को अपना काम करने की जरूरत है। जो अपराधी है, इसमें अपराधी किस्म के लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों जगह अपराधी किस्म के लोग ही इस टाइप का काम करते हैं, उनको जेल के अंदर दे देना चाहिए ताकि लोग इस तरह का हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन अभी सरकार सिर्फ एक ही मुद्दा बना रही है कि बुलडोजर चलाओ और हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, मंदिर मस्जिद में हमले करवाओ ताकि वो लोग का भटकाव रहे। अभी लोग भूखे मर रहे हैं पल्लवी जी, लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, ये कुछ पर भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। सरकार सिर्फ अपने जो उद्योगपति हैं उनको मदद कर रहे हैं, उद्योगपति घराने को मदद कर रहे हैं। बैंक का जो स्थिति है, जो लोग लोन के लिए जाते हैं, कहते हैं कि सरकार ने इतना लोन दे दिया, लोन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये सब मुद्दा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है सरकार को। सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करा करके ये अगला चुनाव से फिर वो चुनाव और चुनाव की ही तैयारी करवाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों को काटना नहीं चाहता, लेकिन यदि 4 घर हिंदू जलते हैं तो 20 घर मुसलमान को जलाया जाता है। जो जहां बाहुलता में है वहां उसको वो तंग करते हैं, लोगों का ये है। इसलिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। पल्लवी जी, आपकी बात सही है कि महंगाई के मसले पर चर्चा होनी चाहिए, रोजगार के मसले पर चर्चा होनी चाहिए, भुखमरी के मसले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी चर्चा किसी और ही मुद्दे पर हो रही है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 घर हिंदुओं के जलते हैं तो 20 मुसलमानों के जल जाते हैं। अब जब रामनवमी पर या हनुमान जयंती पर कोई जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी में कितने हिंदुओं के घर तोड़े जाते हैं या कि कहां पर पत्थरबाजी होती है, उसका आंकड़ा पेश किया कपिल सिब्बल ने, या फिर आप कुछ बता रहे हैं इस बारे में? नहीं, आंकड़ा तो देखिए, आप जहां भी देखे होंगे, अभी जैसे दिल्ली वाला में है कि वहां इन्होंने परमिशन नहीं लिया था। जिस ढंग की स्थिति होती है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, तो वहां हर जगह है कि एसडीओ या डीएम स्तर से परमिशन लेकर के लोग जुलूस निकालते हैं। बिना परमिशन का जुलूस निकालने का क्या मतलब है? और आपको ये पता है कि दोनों धर्म एक दूसरे से इतना कट्टर होते हैं कि कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। भले हम आप कहते हैं कि गंगा जमुनी, परमिशन हरिद्वार में तो ली गई थी ना सर परमिशन, राजस्थान में तो ली गई थी ना सर परमिशन, वहां पर क्या हुआ? और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये भी थोड़ा बताइएगा। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं कुछ बोलता? क्या वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा? क्या वहां पर इस समय दहशत का माहौल नहीं है?
बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आलू राहुल अभी जी। एक भाई साहब जो कह रहे थे कि CAA का लागू होना या फिर जितने भी चीज इन्होंने लागू करने की बात कही, जब बंगाल चुनाव आता है तो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात को हम लोग भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं बांग्लादेश में कि बंगाल में चुनाव है, अब हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फाइल दब जाता है। तो ये सब देखिए हर जगह, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये उस फाइल को हमेशा दबा देना चाहते हैं जब चुनाव से रिलेटेड होता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी वही काम कर रहे हैं। उनको वो फाइल नजर आता है जहां से कि अगला चुनाव में फिर हमको कहाँ फायदा होने वाला है। देश हित में कोई काम नहीं हो रहा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ऐसे धर्म हैं जो कभी एक दूसरे का भलाई नहीं कर सकता है। हमेशा कहीं न कहीं टेंशन रहेगा इस धर्म को लेकर के। आज तो और भी खाई बढ़ गई है जब प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें हैं। एक प्रधानमंत्री जब कश्मीर फाइल पर बातें करते हैं तो ये निश्चित रूप से है कि वो आतंकवादी की बात नहीं करके वो मुसलमान की बात करने लगते हैं। वो दिखता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में सब पता चल जाता है कि वो कहाँ पक्ष ले रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये सब बातें हैं। आज देश को सिर्फ ये लोग हिंदू मुस्लिम और धर्म और इसमें बांट करके रख दिए हैं, लेकिन विकास के नाम पे कोई बातें नहीं करना चाहते हैं। पल्लवी। राहुल आनंद जी। देखिए पल्लवी जी, एक बड़ा ही ताजुब वाला आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, और आपको इससे भी पता चल जाएगा और सामान्य जनता को भी पता चल जाएगा कि देश की राजनीति में तुष्टीकरण कैसे शामिल है और हर कोई कैसे कैसे अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। और जो प्यार दिखाते हैं दूसरों के लिए, जो अल्पसंख्यक को जो ये प्यार दिखाने की जो प्रयास करते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस के 15 सदस्यीय टीम दौरा करने वाली है कल के तारीख में। अजय माकन जी का एक बयान आया है कि वो जहांगीरपुरी का दौरा करेंगे, तो वहां क्या क्या घटना घटा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि टीएमसी का फाइंडिंग टीम, टीएमसी अपनी फाइंडिंग टीम को कोलकाता से भेज रही है जहांगीरपुरी में। किस लिए भेज रही है? कि जाकर अपने प्यार को दिखाने के लिए। तो यही समझना यहाँ आवश्यक है कि आखिर इस प्रकार की जो तुष्टीकरण और उच्च मानसिकता की जो लोग राजनीति करते हैं, ये लोग क्यों नहीं बंगाल के अंदर भेजते हैं इस तरह की टीम को? ये लोग क्यों नहीं इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हैं? और जो देश की राजनीति का जो स्तर है जो गिरता जा रहा है, वो इसीलिए गिरता जा रहा है। ये बात करते हैं, ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बुलडोजर रोकने की तो बात जरूर करते हैं, लेकिन उस वक्त ये खामोश हो जाते हैं कि जब CAA और NRC हिजाब जैसे विवाद पे जब कोर्ट ने फैसला दिया तो इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने यहाँ तक जज को जान से मारने की भी धमकी तक दे डाली। तो अगर इस प्रकार की अगर हमारे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज में उपस्थित किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा, मैं ये कह रहा हूं, तो उसके ऊपर क्यों ना कड़ा एक्शन लिया जाए। और अगर एक्शन लिया जाएगा तभी शासन व्यवस्था कायम रहेगी। नहीं तो आज हमारे देश के अंदर कितने लोग हमला कर चुके होते अगर देश के जवान सशक्त नहीं रहते और मजबूत नहीं रहते। तो समझना यही है कि हमारे देश, एक बार बिपिन रावत जी ने शहादत से पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो एक मार्केबल बात है, बहुत मार्केबल बात है। उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब ये था कि हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, चाइना से भी लड़ सकते हैं, और अपने अंदर जो लोग हैं उनसे भी हमें लड़ना होगा, तब जाकर हम जंग जीतेंगे। तो ये जो बयान आता है, जो इस प्रकार के जो दृश्य देखने को मिलते हैं, इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि यहाँ तुष्टीकरण और राजनीतिक रोटियां हर कोई सेकने के लिए प्रयासरत है। लेकिन जो विशेष समुदाय की ये बात करते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा, कभी ये उनके लिए रोल मॉडल नहीं बनना चाहते हैं। उस मुस्लिम को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अग्नि जैसे हथियार हमारे देश को समर्पित किए। उस मुस्लिम को भी नहीं भूलना चाहिए जो भारत के अंदर एक रोल मॉडल है, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जी की मैं बात कर रहा हूं, उनको नहीं भूलना चाहिए। उसका भी कदर करना चाहिए जो देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे रखा है। तो हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम इनको बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं? जो धार्मिक उन्माद फैलाने की और उसको पीठ थपथपाने की जो बात होती है, वो विपक्ष में बैठा वर्ग करता है, विपक्ष में बैठे लोग करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष आज अपनी राजनीतिक क्षमता को खोकर शून्य हो गया है। और जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, तो दिल्ली की सरकार को भी इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
वो एक टोका टिप्पणी तक नहीं उन्होंने किया। सिर्फ और सिर्फ उनके लोग आते हैं और भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हैं और भाजपा के कार्यालय मैंने पे आपसे बुलडोजर चलाने सवाल की भी बात किया था करते हैं। राहुल आनंद जी की एनआरसी और सीएए क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप, इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? देखिए, जब भी किसी भी कानून को लागू किया जाता है तो उसके अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन की जाती है। और जहां तक सीएए एनआरसी का सवाल है तो ये धीरे धीरे लागू होने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो आप आसाम ले लीजिए या फिर अभी थोड़ी देर पहले जो एमपी के मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि हम सत्यापन करेंगे, तो उस सत्यापन करने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यही है कि हम ये मिलान करेंगे कि वो लोग हैं कहाँ के। हमारे देश के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको हमारे देश से निकालना अति आवश्यक है। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, और खास करके जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि इन लोगों की पहचान अवश्य करें जो जो ओछी मानसिकता की राजनीति करते हैं और जो समय पे उन लोगों को बढ़ावा देते हैं कि वो खुद को भी परेशान करे और देश के अंदर मौजूद जो बहुसंख्यक वर्ग हैं उसके ऊपर भी परेशानी करे। अगर उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है, जहां 800 जगहों से यात्रा निकाली गई थी, वहां जब छिटपुट घटना होकर रुक सकता है और वहां जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, तो फिर दिल्ली क्यों इससे पीछे हटती है? दिल्ली क्यों नहीं अपने आप लागू करती है इन सब चीजों को? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे एक बार की बात से नहीं, इस पे बार बार बहस करके लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और मैं इस चीज का वादा करता हूं और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने भी इस चीज को कहा है कि हमें कानून की व्यवस्था को कायम करने के लिए संविधान के अंदर जो दायरे हैं, संविधान के अंदर जो अधिकार प्राप्त है कानून के माध्यम से, उसका ख्याल रखते हुए ही हमें अपने बुलडोजर को चलाना है और हमें कानून निपक्ष होता है उसको सत्ता में कायम रखना है। अनुरंजनी जी बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया कि अमित शाह के घर पर और बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, पूरे देश में दंगे होना बंद हो जाएंगे। दिल्ली में दंगों का मास्टरमाइंड सबसे बड़ा केजरीवाल जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ। दूसरा, दिल्ली में जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद। अभी तो दंगे हुए हैं जहांगीरपुरी में, उसका मास्टरमाइंड कौन? अंसार, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। और ये बोलेंगे बुलडोजर, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बंगले की जरूरत नहीं थी ना, उनके घर पे बुलडोजर चल दिया जाए। और मैं गारंटीड बोलती हूँ जिस दिन ये केजरीवाल इलाकों के पीछे होंगे ना, दिल्ली में दंगे होने बंद हो जाएंगे। तो क्या कर दिया ऐसा अनुरंजनी जी अरविंद केजरीवाल ने कि आप बार बार उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे हैं? और जो स्वीट आतंकवादी वाला बयान है वो तो आप लोगों के द्वारा दिए गए बयान के बाद उन्होंने कहा, जब आप लगातार खालिस्तानी समर्थक उन्हें बता रहे थे, वहां से उनके संपर्क होने का दावा कर रहे थे, तब उन्होंने बयान दिया कि मुझे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आतंकवादी कहते हैं। हाँ, मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, जो मुफ्त बिजली दे रहा है, मुफ्त पानी दे रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अग्री कर लिया कि वो आतंकवादी हैं? बिल्कुल मैम, आप बताइए, जो इंसान दिल्ली पुलिस पे अटैक करने वालों का साथ दे रहा है, जिनको मासूम बोल रहा है, इनोसेंट बोल रहा है, जो दिल्ली के कितने, अंकित शर्मा, अंकुर त्यागी, क्या गलती थी उन लोगों की? उनके सपोर्ट में तो आज तक ना आम आदमी का कोई नेता खड़ा हुआ, ना उनके मुखिया खड़े हुए। आज रामनवमी पे पथराव हुआ, दिल्ली में जहांगीरपुरी पे अटैक हुआ। आप मुझे एक घटना बता दीजिए जब ये इन लोगों ने कभी भी एक हिंदू धर्म के लिए इन लोगों ने स्टैंड लिया था? क्या ये आज जो सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की, धर्म एक समुदाय विशेष के लोगों की वजह से बैठे हैं क्या कुर्सी पे? हमारी गलती क्या थी? क्या किया था हमने जो आज हमको सजा मिल रही है? आज जहांगीरपुरी है, कल कोई और। दिल्ली में जितनी भी योजनाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाई जा रही हैं वो हर इंसान के लिए है, दिल्ली के हर वासी के लिए है, वो किसी कौम के लिए नहीं है या फिर वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। आप ऐसी मुझे एक योजना बता दीजिए जहां पर अरविंद केजरीवाल ने मेंशन कर दिया हो कि ये हिंदुओं के लिए नहीं है। नहीं, योजना कौन सी इनकी योजना दिल्ली में हुई है लागू और सक्सेसफुल है? एक सिर्फ और सिर्फ इनकी योजना है ना, दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने, प्राइवेट शराब के ठेके। सरकारी ठेके बंद कर दिए, प्राइवेट ठेके इन लोगों ने खोल दिए और एसेंशियल कर दिया है।
आज पूरी दिल्ली में 872 नए ठेके खोले गए हैं। क्या इनको केंद्र पे सारा ठीकरा फोड़ते हैं? शराब के ठेके खोलने से पहले क्या इन्होंने परमिशन लिया था केंद्र सरकार का? और इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए। शेमफुल सीएम एवर। उनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो वही काम करते हैं। उनके पास सीधी सी बात है कि कानून व्यवस्था हमारे अंडर में है ही नहीं, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें? वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में है और उन्हें ही देखना है। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है? जी जी सर, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल? और जो अंसार की तस्वीरें लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस समय वायरल हो रही है, इससे पहले दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो ताहिर हुसैन इनका पार्षद था, इनके एक विधायक अमानतुल्लाह खान का उसमें नाम आया। आम आदमी पार्टी क्या वाकई में वहां पर दहशत फैलाने का काम कर रही है? क्या वाकई में उनके द्वारा दंगे कराए जा रहे हैं? ये सारे दंगे क्या आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं? जी नहीं, आम आदमी पार्टी आम जन के हित में काम करे, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ईसाई के लिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में हर आदमी के लिए वो काम कर रहा है। दंगाई, मैंने कहा है, दंगाई कोई और हो सकता है, किसी पर एलिगेशन लग जाना और साबित हो जाना, दोनों दो बातें होती है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं, मैंने गलत बोलूंगा या सही बोलूंगा। आम आदमी पार्टी कि वहाँ कोई उस विधायक का क्या दोष हो तो कानून बताएगा बाद में। वो विधायक भी जिसका नाम लिया जा रहा है वो मुसलमान है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई मुसलमान उनके अंदर का अपना मुस्लिम जाग गया होगा उस समय कि भाई हिंदू लोग जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यह जांच का विषय है पल्लवी जी। मैं बार बार कहता हूँ कि यह एलिगेशन लग जाना और बाद में साबित होना, दोनों दो बातें होती है। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी आज जो काम कर रही है दिल्ली में हो या पंजाब में, जो काम हो तारीफ के लायक है। मैं चूंकि एलिगेशन लगा देना किसी पर, और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर काम करने की कोशिश कर रही है। ये पूरे देश में आग लगाने का काम कर रही है। आर्य मनोरंजन जी, वो आपकी बात का जवाब देना चाहती है। सीके ठाकुर जी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में अनुरंजनी जी का रुख। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही अभियान है कि पूरे देश में कैसे हम हिंदूवादी ताकत को एक साथ करके, खाना भले उसके पेट में ना रहे लेकिन मैं उनको एक साथ मिल करके, सारे गरीब हो, सारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, सबको हिंदू बना करके मैं वोट को अपने कब्जे में ले लूं और फिर मैं उसका शोषण करूं जो आज कर रहे हैं। सर, जो हिंदू है उसे क्या हिंदू बनाएंगे आप? वो तो हिंदू ही रहेगा ना सर। धर्म परिवर्तन तो यहाँ पर अभी चलवाया नहीं जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म परिवर्तन करा रही है। गरीब बना देते हैं, उसी हिंदू को गरीब बना देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो महंगाई का मार पूरे देश में बढ़ा दिया उन्होंने। जब तक चुनाव था वो रोके रहे। तो ये इनका चरित्र है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से सिर्फ 2024 का मिशन पूरा करें, जो अगला स्टेट का चुनाव उसको करके हिंदू मुसलमान कर करके सारे वोट को इंजेक्ट करें और हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं। यही उनका फितरत है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो भी है, ये पूरे देश के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहती है और करती है। यही अंतर है दोनों का। ठीक है, अनुरंजनी जी बताइए। जी मैम, इन्होंने बोला ना कि आम आदमी पार्टी हर किसी के लिए काम करती है। तो अभी रमजान चल रहा है और हमारे नवरात्रि दोनों इकट्ठे ही अप्रॉक्स स्टार्ट हुए हैं। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को टाइम में थोड़ा सा रिबेट दिया। फिर हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था कि हिंदुओं के नवरात्रे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी नवरात्रे रखती हूँ, क्यों नहीं दिया गया? अरे धर्म विशेष को तो आप बढ़ावा दे रहे हो। टाइम बात के साथ खड़े हो जाते हो, ये दंगे में जाके खड़े हो जाते हो, जहाँ की पूरी में दंगे में जाके खड़े हो जाते हो। तो अरे भाई सर, मैं तो हूँ तेरे को बचाने के लिए। इनका मोटिव ये है। हमने कभी नहीं की धर्म की राजनीति। भाई एक हिंदू ने दिल्ली में अगर पत्थर मारा हो तो मेरे को बता दो। राहुल आनंद जी, बुलडोजर की कार्रवाई क्या संविधान के अनुरूप है? क्या कानून में लिखा है कि आप इस तरीके से बिना नोटिस के कहीं पर भी बुलडोजर चला सकते हैं? ये बात सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, जहां जहां इस तरह की कार्रवाई हो रही है उन सभी के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये जो सवाल आपने किया, तो मैं एक चीज इसमें आपसे भी पूछना चाहूंगा कि वो कौन से कानून के अंदर वो
वो कानून, संविधान के अंदर वो कौन सा कानून है जिसमें ये इसमें जिसमें जिसमें लोग हमारे देश के अंदर अतिक्रमण करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो आजम खान वो कौन से कानून का सहारा लेकर सरकार की हजारों एकड़ जमीन को वो अपने अंदर कैंपस में मिलाकर उसके ऊपर कॉलेज खोल देते हैं। वो कौन से संविधान में वो कानून है जिसके ऊपर ये लिखा है कि जब भी कोई यात्रा निकले तो उसके ऊपर पत्थरबाजी कर दो। वो कौन से संविधान के अंदर वो कानून है कि जब आपके पास जब सुरक्षा बल जाता है, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर हम क्या चाहते हैं आजादी करके पत्थर फेंक दो। तो अगर जब वहां संवैधानिक है तो फिर कानून को निपक्ष राज कायम करने के लिए ये भी संवैधानिक है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है इस चीज को कि पूरे देश का जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए बुलडोजर ही जरूरी है। तो ये संविधान के अंदर रहते हुए जब सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को स्वीकार करता है तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान के अंदर, ये कानून के अंदर ये प्रावधान जरूर है कि अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है। जी, आप दो चीज़ों को मिक्स कर गए। पहली बात तो ये कि जिन जिन का आपने नाम लिया या जो भी बातें आपने कही वो कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसलिए वो अपराधी कहलाए जाते हैं। राहुल आनंद जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार अपराधी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप अचानक से जाकर कहीं पर भी इस तरह की कार्रवाई कर दें, जो निर्दोष लोग हैं उन पर भी आप बुलडोजर चला दें। ये कहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है राहुल आनंद जी कि बिना नोटिस के आप इस तरह की कार्रवाई करें और इसकी जद में निर्दोष लोग, गरीब लोग ये भी आ जाएं और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पर? देखिए, जो जहांगीरपुर का जो मसला है उसके ऊपर जब हाईकोर्ट में ये लोग गए थे तो हाईकोर्ट ने ही उस समय आदेश दिया था अतिक्रमण हटाने के लिए। ये पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ कि अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। और ऐसे भी हमने देखा है कि ऐसे भी कई कार्रवाई हुए हैं जहां नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वहां पे भी नोटिस देना पड़ा है। तो ये भी एक कानून को मानते हुए ही किया गया है। और तीसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण, जो आपने कहा कि सरकार अपराधी नहीं है, तो सरकार निश्चय ही वेलफेयर के लिए चुनी जाती है, वो अपराधी कैसे हो सकती है? ये तो वर्गीकरण करना अपने स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने बस यही बताया कि कानून के दायरे, कानून, आप हमारे देश के अंदर रहेंगे, हमारे देश की खाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर जब आप अतिक्रमण करने का कोशिश करेंगे और उस अतिक्रमण को अगर जब हटाया जाएगा तो वो असंवैधानिक ठहरा दिया जाता है। जबकि संविधान के अंदर ये भी सरकार को ये पावर मिला हुआ है कि आप कानून का इस्तेमाल करके उस चीज को कीजिए, तो वही चीज किया जाता है। और मैं आपको पल्लवी जी एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी भी हमारे देश के अंदर शासन और प्रशासन सख्ती से ही काम करता है। अगर उसकी व्यवस्था लचर हो जाएगी तो फिर आए दिन हमारे अंदर समस्याएं बढ़ती ही जाएगी। उसको अगर रोकना है तो भले बदले की राजनीति विपक्ष कह रहा है, लेकिन मैं उस विपक्ष के आईना को क्लियर करना चाहता हूं कि जिसके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पे पत्थर ना मारे तो ही बेहतर होता है। और वो इस प्रकार से राहुल आनंद जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास इस समय एक बार फिर से। तो राहुल आनंद जी, आपका ये मानना है कि अगर अपराधियों में डर बिठाना है तो इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो क्या ये एग्जाम्पल अन्य राज्यों के लिए सेट किया जा रहा है कि बाकी राज्य भी अब इसी तरह की कार्रवाइयों में लग गए हैं? पल्लवी जी, धरा होती विकराल जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। अगर हम अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं, अगर हम में कोई कमी है तो हमको अभी से करनी है। और जिस चीजों को बिगाड़ा जा चुका है उस चीज को सुधारने के लिए शक्ति आवश्यक है। और मैं बुलडोजर को एक रोल मॉडल, जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो उसी वक्त मैंने कहा था कि बुलडोजर को दो तरह से देखने की आवश्यकता है, एक राजनीतिक शुद्धिकरण और कानून व्यवस्था को निपक्ष कायम करने के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए। मैंने पहले ही अपने शब्दों के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर दिया था। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे देश के अंदर उन हर जगहों पे बुलडोजर जाएगा और उस अतिक्रमण को हटाकर साफ करेगा। तभी तो पता चलेगा कि हमारे देश के ऊपर जो लगातार भार बढ़ता जा रहा है, लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो इसमें वो लोग हैं कौन? अगर मैं एक सच्चा भारतीय हूं
मैं एक मुस्लिम समुदाय के भी सच्चे भारतीय की अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी कहीं भी किंतु परंतु कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। और एक अच्छी और स्वस्थ वातावरण में अगर हम चर्चा करते हैं तो मैं इस चीज के लिए बड़ा मुखर होकर कहूंगा कि ये समय की मांग है, अब इसको आना चाहिए। तभी आज वो बुलडोजर का भय है। देखो, अगर मैं किसी को मारूंगा तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे मारेगा। तो मेरे मन के अंदर अगर वो डर नहीं होगा तो फिर मैं उस अपराध को करने के लिए बार बार सोचूंगा। इसलिए वो डर भी आवश्यक है। और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए और एक अच्छे देश के नागरिक जो सेवा करके महत्वपूर्ण योगदान दे, उसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो संस्कारों की जो ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, वो समझाएं, वो बताएं कि कैसे हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। तभी जाकर एक समाज बनेगा, तब जाकर जिला और उसके बाद देश की हम बात करेंगे। तो ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हमने शुरू किया है और जो विपक्ष है वो अभी भी बिगाड़ने पे तुला है। देखिए, एक बड़ा ही स्पष्ट बात है पल्लवी जी, और बड़ा ही मैं कम शब्दों में बोलूंगा क्योंकि अब समय भी पूर्ण हो रहा है। जिस विवाद को रोका जा सकता था एक ट्वीट करके, उस विवाद को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी प्रियंका वाड्रा जी को? और आज भी ये लोग उस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आप बताइए कि देश में कानून क्या दो रंग का है? हमारे देश का कानून एक ही रंग का है और सबके लिए बराबर है। तो हम जब समानता की बात करते हैं और जब हम एकता की बात करेंगे तो हम उस कानून की भी बात करेंगे कि वन नेशन वन कानून होना चाहिए। हम उसकी भी बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ेगा, हम उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई कर उसको हम रोकेंगे। ठीक है, सीके ठाकुर जी, आपका आखिरी कमेंट मैं जरूर चाहूंगी। बुलडोजर पर ही ये कमेंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी स्टे लगा दिया है, लेकिन बात मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और वो याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं मिल रही है। सीके ठाकुर जी, मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है बुलडोजर की कार्रवाई पर, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एमपी में अभी बुलडोजर नहीं रुकेगा। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इस तरह की कार्रवाइयां ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने वो याचिका ही खारिज कर दी। जी पल्लवी जी, यही होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनका अपना मंतव्य होता है और जो हाई कोर्ट है उनका, उन जजेज का अपना मान्यता अलग होता है। तो इन सारी मान्यताओं को लेकर के लोग वहाँ सफर करते हैं और वहाँ के हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको लगता है कि ये फैसला राजहित में है तो वो करना चाहते हैं। यही है। देखिए, दूसरी बात, जिस मुद्दे पर आपने अभी चर्चा की थी, अंतिम समय है, मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि पटना जो बिहार की राजधानी है, आज वहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। असम है, मणिपुर है, ये सारे क्षेत्र जो है बांग्लादेश से सटे हुए हैं। मैं बंगाल को छोड़ देता हूँ क्योंकि ममता बनर्जी उनके साथ नहीं है, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो जो भी सारी कार्रवाई है, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे ऐसे लोग हैं, इस पर कार्रवाई करने के लिए उनको कोई रोका नहीं है। ये लोग कर सकते थे, लेकिन ये लोग मन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सब जा सकती है सीके ठाकुर जी की जब अब सरकार के द्वारा सीएए और एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो आप किसी भी शाहीन बाग को समर्थन नहीं देंगे और सरकार की प्रक्रिया में सरकार का साथ देंगे, विपक्ष उनका साथ देगा, मैं इस तरह की उम्मीद करती हूँ। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में अभी बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टे ऑर्डर को बढ़ा दिया है। अब अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।